ऋषभ यादव, राजमणि, श्रवण कुमार, अनुराग जी, रजनीश जी, अर्पित सिंह जी, स्नेह कुमार जी, नित्यानंद जी, आशीष वर्मा जी, अंकुश कुमार जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चलिए, हम लोग ग्रामीण विकास पढ़ रहे थे। आज मैं थोड़ा सा बुखार से ग्रस्त हूं और बुखार से ग्रस्त होने के कारण मैं थोड़ी सी कम एनर्जी से आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। रात भर से तेज बुखार और जुकाम खांसी होने के कारण कोशिश कर रहा हूं जितना पढ़ा पाऊंगा उतना पढ़ाऊंगा, है ना। तो परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। उठ के बैठ के किसी तरीके से आप लोगों को आज कंप्लीट करता हूं, फिर 2 दिन रेस्ट मिल जाएगा, तो तब तक मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा परसों तक। चलिए, हाँ, देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे ग्रामीण विकास अनुसंधान, आज की क्लास को थोड़ा सा मैनेज करिएगा, है ना। मैं कोशिश करता हूं किसी तरीके से आपको मैनेज करने की। हम लोग ग्रामीण विकास अनुसंधान जो बेटा पढ़ रहे थे, इस अनुसंधान में हम लोगों ने अनुसंधान क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। ग्रामीण विकास अनुसंधान क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि लघु शोध लघु शोध जो होते हैं, लघु शोध क्या होते हैं, सर्वेक्षण क्या होते हैं। तो 3 प्रकार के हम लोगों ने लघु शोध या सर्वेक्षण पढ़े थे, ठीक है, जिसमें निदानात्मक था, कार्यवाहक था, गुणात्मक था। इसके बाद जब हम और दूसरी जब तरफ गए तो फिर हम लोगों ने दीर्घ शोध पढ़ा था या दीर्घ अनुसंधान पढ़ा था, जिसको हम शोध कहते हैं। ये 7 प्रकार के थे। यहां तक की बात हम लोगों की हो चुकी थी कल। फिर हम लोगों ने देखा था कि अनुसंधान के चरण कौन कौन से आपके होते हैं। अनुसंधान के चरण जो हम लोगों ने देखे थे, इन चरणों पे भी हमने बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया था कि किसी विषय का चुनाव करना, है ना, समस्या विषय का चुनाव करना, प्राकल्पना का निर्माण करना, प्राकल्पना के निर्माण के बाद फिर तथ्यों का एकत्रीकरण करना, उनको वर्गीकृत करना, सामान्यीकरण करना। तो इन सब चीजों पे हम लोगों ने बेटा कल बात की थी। इस पूरे पाठ्यक्रम का जो पूरा चैप्टर है, इसका नोट्स अभी थोड़ी देर में 2 बजे तक अपडेट होके आपको मिल जाएगा। जब भी कोई चैप्टर खत्म होगा, पहला चैप्टर था इसलिए नोट्स बाद में मिला, अगले चैप्टर से जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा, नोट्स आपको उसके पहले मिल जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर का नोट्स आपको आज मिल जाएगा, पूरा अनुसंधान का नोट्स आपको आज मिल जाएगा, जितना मैंने आपको बताया है। अगले बार से ऐसा होगा, जब सोमवार से आपकी कक्षा शुरू करेंगे, तो जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसका नोट्स उसके पहले ही मिल जाएगा, जैसे विजय पथ वालों को हमेशा मिलता था, ठीक है। तो चरणों पर हमने बात की थी कि इसके प्रमुख चरण कौन कौन से आपके होते हैं, है ना। तो इन चरणों पर भी हमने बात की थी। अब इन चरणों के बाद सबसे प्रमुख बात रह गई थी, जो हमें आगे बढ़ानी है आज, वो रह गई थी अनुसंधान को प्रभावित करने वाले कारक। अनुसंधान को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है बेटा। तो अनुसंधान को प्रभावित करने वाले कारकों को आज हमको पढ़ना है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसकी थ्योरी से क्वेश्चंस भी हमारे बनते हैं। तो 3 तरीके के कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। हाँ, देखो बेटा, आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा, आज मैं अपनी बात कहूंगा केवल। मंडे को मैं आपके पूरे चैप्टर का एक डाउट सेशन लूंगा। आपको जो भी चीजें रहेंगी, आप कल, आज नोट्स आपको मिल जाएगा। आज आप नोट्स को अच्छे से रीड करिएगा, 4 से 5 पन्ने का जो आपका नोट्स है। जो भी आपके डाउट होंगे आप मंडे को मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। जो नए बैच के सदस्य हैं उनको आज से करंट अफेयर्स की कक्षाएं मिलनी भी शुरू हो जाएंगी। जो रटलो हैं और जो मंथली कक्षाएं हैं वो भी धीरे धीरे आपको मिलने शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो आज मतलब आप कोई बातचीत ना करके, आज बस आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो है केवल आप मेरी बात को आज सुन लें, ताकि मैं जो है इस चीज को कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास अभी जो आपकी पुरानी पढ़नी है रटलो वगैरह, वो रिकॉर्डेड मिलेगी, वो आज देर शाम तक या कल तक आपकी अपलोड हो जाएगी। जब मैं लाइव क्लासेस करंट अफेयर्स की लूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उसका टाइम क्या है, ठीक है। चलिए, है ना।
हाँ, कल शनिवार को क्लास नहीं होगी, रविवार को क्लास नहीं होगी, ठीक है। यूपी टेट का पेपर भी है, बहुत सारे परीक्षार्थी दे रहे हैं और आपका नया बैच भी है, इसलिए अभी जो है शनिवार रविवार को क्लास नहीं होगी, सोमवार को क्लास होगी, है ना। हाँ चलिए, अब आप लोग आज कम बात करें तो मैं अपनी चीजों को शुरू कर दूं, क्योंकि बात करने की स्थिति में मैं ज्यादा आज नहीं हूं, ना सिर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए आज की कृपया करके आप पढ़ लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अनुसंधान को प्रभावित करने वाले कारक विकल्प 3 होते हैं। पहले कारक को हम कहते हैं वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। दूसरे कारण को हम कहते हैं गुणारोपण। गुणारोपण, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन। और तीसरे को हम लोग कहते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता या दृढ़ता, इसको हम कहते हैं स्टेरियोटाइप। इसको हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप, है ना। तीन तरीके के जो है तीन तरीके के जो कारण होते हैं, तीन तरीके के जो है कारण जो होते हैं, जो क्या करते हैं, अनुसंधान को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता के बाद क्या होता है? गुणारोपण होता है, गुणारोपण के बाद क्या होता है? वो रूढ़िवादिता होती है। क्लियर है? हाँ। अब देखो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जैसे एक शब्द में समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठता की बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठता होती क्या है, कैसे प्रभावित करती है। देखिए नाम से ही क्लियर है वस्तुनिष्ठता को अगर हम लोग देखें, ये हो गया विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब है जिस कंटेंट को आप कैरी कर रहे हैं, और उसके प्रति ये हो गई आपकी निष्ठता कि आप कितनी ईमानदारी से उसको लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए इतिहास लिखना हो, भूगोल लिखना हो, प्राचीन इतिहास लिखना हो, कोई समस्या लिखनी हो, लिखता तो व्यक्ति ही है। और व्यक्ति का जो पेशा होता है वो व्यक्ति की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। ध्यान समझिएगा, व्यक्ति का पेशा व्यक्ति की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। व्यक्ति के पेशे से यहाँ पे मेरा आशय ये है कि व्यक्ति का जो पेशा है, व्यक्ति का जो माहौल है, व्यक्ति का जो रहन सहन है, ठीक है, हाँ, व्यक्ति का जो वातावरण है वो वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। वातावरण है वो वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, क्या ना, देखिए समझिए इसको। जैसे सपोज करिए अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूं कि मैं आपसे पूछूं कि समाजवाद क्या है, ठीक है, समाजवाद क्या है, तो आप में से जो अर्थव्यवस्था का स्कॉलर होगा वो समाजवाद की व्याख्या को अर्थव्यवस्था के हिसाब से करेगा, मतलब उसकी व्याख्या के केंद्र में अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है। जो राजनीति विज्ञान का स्कॉलर है, पॉलिटिकल साइंस का, वो समाजवाद को पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से करेगा, उसके केंद्र में पॉलिटिकल साइंस होगी। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है तो वो समाजवाद को कानूनी रूप से प्रभावित करेगा। इसका मतलब ये हो गया है, चूंकि अर्थव्यवस्था के रहन सहन में रह रहा है, इसके विषय के केंद्र में अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसने समाजवाद की व्यवस्था अर्थव्यवस्था के हिसाब से की। इसके केंद्र में राजनीति विज्ञान है, इसलिए इसने राजनीति विज्ञान के हिसाब से की। और इसके केंद्र में कानून है, इसलिए इसने क्या किया? लीगल व्याख्या समाजवाद की। व्याख्या सब समाजवाद की ही कर रहे हैं, लेकिन उनकी वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो रही है उनके रहन सहन के हिसाब से। कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर जातियों का बहुत प्रभाव होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर धर्म का बहुत प्रभाव होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन पर भौगोलिक आवरण का बहुत प्रभाव होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, सपोज करिए कि हम भारत को 4 भागों में बांटते हैं। किसी चीज को आप कश्मीर के व्यक्ति से लिखवा लीजिए, दक्षिण भारत के व्यक्ति से, साउथ इंडिया के व्यक्ति से लिखवा लीजिए, किसी व्यक्ति को आप गुजरात के व्यक्ति से लिखवा लीजिए, और किसी विषय वस्तु को आप नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति से लिखवा लीजिए। हम हैं तो एक ही, लेकिन भौगोलिक स्थिति, साधन संसाधन के हिसाब से एक ही चीज को जब आप चारों हिसाब से लिखवाएंगे तो चारों हिसाब से आप देखेंगे कि इन चारों के मत क्या होंगे? अलग अलग होंगे। सपोज करिए हम सरदार पटेल के बारे में ही लिखवाएं, सरदार पटेल को लेकर सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, महात्मा गांधी को लेकर सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, गरीबी को लेकर सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर सबके मत अलग अलग हो सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है
कि जब आप रिसर्च अनुसंधान करने जाते हैं तो अनुसंधान में यहाँ पे जो आपकी वस्तुनिष्ठता है वो तटस्थ होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। मतलब आपकी वस्तुनिष्ठता पर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी वस्तुनिष्ठता यहाँ पर न्यूट्रल होगी, तटस्थ होगी, तो आपका जो शोध होगा वो शोध आपका क्या होगा, सत्य के ज्यादा करीब होगा। आप मतलब एक सामान्य सी बात लीजिए, जैसे आप अल्पसंख्यक समुदाय का शोध कर रहे हैं। मान लीजिए आप मुसलमानों के प्रति आपको शोध करने के लिए आ गया कि अल्पसंख्यक समुदाय कितना जो है हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय कितना जो है महत्वपूर्ण है या उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं, या 3 तलाक जैसे विषयों पे आप शोध कर रहे हैं, या कोई ऐसा वर्ग, और आप उस समुदाय के नहीं हैं, आप दूसरे समुदाय के हैं, तो निश्चित है कि आपके समुदाय के जो विचार होंगे या आप जिन विचारों को अपने इर्द गिर्द सुन रहे हैं, आपके शोध में वो विचार उस शोध के ऊपर हावी होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि उस शोध के प्रति आपकी वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो गई, है ना। तो वस्तुनिष्ठता सीधा सीधा मतलब ये होता है कि हम जिस हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम जिस रहन सहन में रह रहे हैं, हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, एटमॉस्फेयर है ना, हमारे यहाँ पे जो चीजें हैं वो हमारी ऑब्जेक्टिविटी को हमेशा क्या करेंगी, इफेक्ट करेंगी, प्रभावित करेंगी। तो एक ऑब्जेक्टिविटी एक ऐसा पक्ष है जो शोध को हमेशा प्रभावित करता है, और भारत में बहुत सारे ऐसे शोध हैं जो ऑब्जेक्टिविटी की भेंट चढ़ गए। तो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को ये चाहिए कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी, जब वो शोध कार्य कर रहा हो तो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कैसे रहे, न्यूट्रल रहे, है ना, तटस्थ रहे। तो अनुसंधानकर्ता का अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि अनुसंधानकर्ता का जो वस्तुनिष्ठता है वो शोध के दौरान कैसी होनी चाहिए, तो एक अनुसंधानकर्ता की वस्तुनिष्ठता शोध के दौरान कैसी होनी चाहिए बताइए, न्यूट्रल होनी चाहिए, तटस्थ होनी चाहिए। अगर आपसे कहा जाता है कि किसी शोध के दौरान किसी व्यक्ति पर, किसी शोध के दौरान किसी शोधकर्ता पर उसके जाति, धर्म या वर्ग का प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका कौन सा शोध का पक्ष प्रभावित हो रहा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो रही है। जैसे मान लीजिए आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि यदि कोई अनुसंधान करता किसी फला फला विषय पर अनुसंधान करने के लिए जाता है, और अगर वो अनुसंधान कर रहा है, तो आप बताइए उस अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान उसके धर्म का या भौगोलिक परिवेश का या जाति का या उसकी शैक्षणिक प्रवृत्ति का प्रभाव उसके शोध पर पड़ रहा है, तो शोध का कौन सा पक्ष प्रभावित है, तो आप कहेंगे शोध की वस्तुनिष्ठता प्रभावित है ना। तो हमेशा एक रिसर्चर जो होता है, एक रिसर्च स्कॉलर जो होता है, वो किसी भी प्रकार का अनुसंधान करने जा रहा हो, चाहे वो लघु सर्वेक्षण की प्रक्रिया में हो, चाहे वो दीर्घ सर्वेक्षण की प्रक्रिया में हो, उसकी ऑब्जेक्टिविटी जो होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो सबसे पहला कारक जो शोध को प्रभावित करता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी होता है, आपकी वस्तुनिष्ठता होता है, वस्तु के प्रति आपकी निष्ठा होती है। ये पॉइंट समझ में आया। वस्तुनिष्ठता की परिभाषा वहां पे लिखी है आपके नोट्स में, लेकिन वस्तुनिष्ठता को व्यवहारिक रूप से मैं समझाने में आप लोगों को सफल रहा कि नहीं, बस इतना आप बता दीजिए तो मैं अगले पे बढ़ जाऊं। यहां तक की बात आप सभी लोगों को क्लियर है, थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। हाँ, चलिए, ओके, क्लियर। चलिए, अब दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारक होता है जो हम लोगों ने अभी लिखा है इसके बाद, गुणारोपण। ठीक है, तो दूसरा होता है एट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं गुणारोपण। तो आइए अब हम दूसरे महत्वपूर्ण कारक की बात करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, गुणारोपण। गुणारोपण, इसको हम लोग कहते हैं एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन, शोध के दौरान आपका गुणारोपण जो है वो पक्षपात पूर्ण हो जाता है। जब आप किसी शोध की प्रक्रिया में होते हैं तो आपका जो गुणारोपण है वो पक्षपात पूर्ण हो जाता है, पक्षपात पूर्ण हो जाता है। सबसे पहले समझ लीजिए कि गुणारोपण होता क्या है। जैसे
बिल्कुल, एट्रीब्यूशन। अब इसके बारे में समझने की कोशिश करिए। जैसे जब हम किसी एक वस्तु के विषय में सोचते हैं, तो जब हम अपने लिए सोचते हैं तो हमारी सोच अलग होती है, मतलब अपने प्रति हमारा गुणारोपण अलग होता है और सामने वाले के प्रति हमारा गुणारोपण अलग होता है। मैं एक सरल उदाहरण से आपको समझाता हूं। गुणारोपण एक ऐसी विषय वस्तु है जो व्यक्तियों के बदलने के साथ बदलती रहती है। गुणारोपण आत्म केंद्रित होता है, मतलब जो व्यक्ति अपना गुणारोपण कर रहा है वो हमेशा सकारात्मक दिशा में करेगा, और जब व्यक्ति सामने वाले का गुणारोपण कर रहा है तो हो सकता है वो उसको सकारात्मक दिशा में भी कर सकता है और नकारात्मक दिशा में भी कर सकता है। ठीक है। हाँ, वस्तुनिष्ठता को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। मैंने बढ़ाया तो है ना, बताया तो कि ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लो गुणारोपण, एट्रीब्यूशन, कैसे हम लोग गुणारोपण को समझे। जैसे मान लीजिए आप एक स्टेशन पर गए और स्टेशन पर आपको रिजर्वेशन कराना है, टिकट लेना है, रिजर्वेशन कराना है किसी ट्रेन में जाने का। ठीक है। आपको घर में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे आपके कामों की जो आप फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो सकती है। घर में मां बीमार है, आपको ऑफिस समय से पहुंचना है, घर में कार्य करने के लिए आप अकेले व्यक्ति हैं, अकेले व्यक्ति हैं। ठीक है। आपको कुछ जरूरी सामान लेके भी घर जाना है, सामान लेके भी घर पहुंचना है। तो आप जब इस स्टेशन पर टिकट लेने जा रहे हैं तो आपके मन में अपने प्रति जो गुणारोपण है, आपके मन में आपके स्वयं के प्रति, आपके स्वयं के प्रति जो गुणारोपण है, वो गुणारोपण क्या है कि आपको मां बीमार है, ऑफिस जल्दी जाना है, अकेले व्यक्ति है कार्य करने के लिए, सामान लेने जाना है। तो ये जो गुणारोपण आपका है, ये गुणारोपण आपको क्या कहेगा कि अगर 10 लोगों की लाइन लगी हुई है वहां पर, और ये टिकट काउंटर है, सपोज करिए ये टिकट काउंटर है यहां पर, तो ये गुणारोपण आपको प्रेरित करेगा अगर आप यहां आए कि आपको इतने कार्य हैं इसलिए आप इस लाइन में यहां आ जाए, या आप सीधे फॉर्म दे दें। ये गुणारोपण आपको प्रेरित करेगा। क्लियर। क्यों? क्योंकि इथिकली आपके मन में इस वजह को जस्टिफाई करने की वजह है। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये चूंकि लाइन में खड़ा है, आप जब यहां पर आएंगे तो आपका गुणारोपण इथिकल है कि आप आगे आ सकते हैं क्योंकि आपके लिए समस्या है और ये मानवता का विषय है। लेकिन कल जब अगर आप लाइन में यहां पर खड़े हैं और कोई दूसरा व्यक्ति यही करता है, यहां पर यहां से लेकर दूसरा व्यक्ति यहां आने का प्रयास करता है, तो उसके प्रति आपका जो गुणारोपण होगा वो तुरंत पक्षपातपूर्ण हो जाएगा और आप तुरंत ये कहेंगे यार हम तो सुबह से लाइन में लगे हैं, ये आए भाई साहब और आगे घुस गए। तो इसकी परिस्थिति का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो वो कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि जब हम लाइन में घुसे थे तो हमारी मां बीमार थी, हमको ऑफिस जल्दी जाना था, हम घर के अकेले व्यक्ति थे, हमको जरूरी सामान भी ले जाना था। नहीं, जब आप इसका गुणारोपण करेंगे, है ना, तो आपका गुणारोपण वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा यह व्यक्ति नियमों का उल्लंघन कर रहा है ना। तो स्वयं के प्रति जब आपका गुणारोपण होता है तो स्वयं के प्रति आपका गुणारोपण कैसा होता है, सकारात्मक होता है। क्लियर है। जब किसी और के प्रति आपका गुणारोपण होता है तो किसी और के प्रति आपका गुणारोपण क्या होता है, पक्षपातपूर्ण होता है। शोध भी इससे प्रभावित होता है। शोध में सपोज करिए कि आप किसी एक धर्म को, एक जाति को सपोर्ट करते हैं, या आपकी जाति के जो लोग हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति जो आपका गुणारोपण होगा वो अलग होगा, और दूसरी जाति के लोगों के प्रति जो आपका गुणारोपण होगा वो क्या होगा, अलग होगा। या आप शोध कर रहे हैं, लघु सर्वेक्षण कर रहे हैं, वहां पे आपका कोई परिवार है, वो रिश्तेदार हैं आपके, वो शोध में हो सकता है कि आपको कोई फायदा देना हो, तो रिश्तेदारों के लिए आपका जो गुणारोपण होगा वो अलग होगा, शेष ग्रामीणों के लिए आपका जो गुणारोपण होगा वो क्या होगा, अलग होगा। हाँ हाँ, समझ रहे हैं ना आप। तो
तो इस परिस्थिति में जो गुणारोपण होता है वो भी सोच को प्रभावित करता है, क्योंकि जो व्यक्ति के गुण होते हैं तो हम अपने अंदर के गुणों को सकारात्मक तरीके से मेजर करते हैं, हम उनका मेजरमेंट हम सकारात्मक तरीके से करते हैं, हम उनको इथिकल मानते हैं। और जब वो सामने वाले के गुण होते हैं तो हम उनको अनइथिकल मानते हैं और उनका मेजरमेंट हम नेगेटिव करते हैं। तो शोध भी इस प्रक्रिया से लगातार प्रभावित होता है। तो गुणारोपण की जो प्रक्रिया है वो शोध को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्लियर हुई ये बात? हाँ, आपने देखा होगा समाज में, आप किसी टिकट काउंटर पे हैं, या आप दवाई का पर्चा लेने के लिए अस्पताल गए हैं, या आपको कोई जांच करानी है, या नोटबंदी में आप नोट निकाल रहे थे एटीएम से, या आप बैंक की लाइन में ड्राफ्ट बनवाने के लिए गए हैं, तो आप सभी के जीवन में ये होता होगा और आप स्वयं से देखें, आपने भी कई बार लोगों के बारे में जो गुणारोपण किया होगा वो अलग अलग किया होगा। जब आपने किसी अपने व्यक्ति के बारे में जो है, ये देखो, ठीक है, तो इससे होता, देखिए मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं वो नोट्स में लिखी है। आपको जबरदस्ती ये पुराने जो ट्रेडिशंस पर अगर चलना हो बेवकूफों की तरह कि हमको नोट्स बनाना है, नोट्स, अरे इतना नोट्स आज तक बनाए, क्या हो गया हमको बता दो, है ना। अगर कोई चीज यहां बैठ गई ना तो इसका कोई तोड़ नहीं है, नहीं तो नोट्स तो इतना आपके घर में रखा है। हमेशा नोट्स यहां बनाने के लिए सोचो। मैं अपने मुंह से जो जो चीजें बोलूंगा मैं आपको नोट्स के रूप में लिख के दूंगा, है ना। आप यहां से यहां नोट्स बनाने के लिए सोचिए। अगर यहां एक बार चीज हमारी क्लिक कर गई, यहां समझ में आ गया, तो जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। समझ लीजिए। हाँ हाँ, क्लियर है। इसके क्वेश्चंस भी कराएंगे, पहले हम चैप्टर तो पढ़ा रहे हैं। तो गुणारोपण क्या होता है? गुणारोपण एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे व्यक्ति अपने गुणों के बारे में सकारात्मक मूल्यांकन करता है और दूसरे के गुणों के बारे में सकारात्मक भी कर सकता है और नकारात्मक भी मूल्यांकन कर सकता है। इससे शोध की प्रक्रिया तुरंत प्रभावित होती है। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले ये बताइए। गुणारोपण एक सरल उदाहरण से क्लियर हुआ। जैसे आप पोस्ट ऑफिस में हैं, आप जो है रेलवे की लाइन में है, आप हो सकता है अस्पताल की लाइन में हो, या आप कहीं पे भी हो। जैसे आप ग्रामीण जो है ग्रामीण क्षेत्र में है, कोई योजना आई तो आप चाहते हैं कि जो है हमें जो है लाभ ज्यादा अच्छे से मिल जाए, ठीक है। हाँ, क्लियर हुआ, बताए जी, बिल्कुल। क्लियर है। हाँ, चलिए, क्रिस्टल क्लियर है। हाँ, चलिए। अब तीसरी बेटा जो प्रक्रिया होती है, कुछ लोग अभी जुड़े हैं, अब वो कह रहे हैं सर जो आप पढ़ा रहे हैं शुरू से पढ़ाइए, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो शुरू से नहीं बेटा, आप वीडियो को शुरू से देखना शुरू करिए। तीसरी जो प्रक्रिया होती है, इसको प्रभावित करती है, उसको हम कहते हैं रूढ़िवादिता, स्टेरियोटाइप। क्या कहते हैं? स्टेरियोटाइप। इसका मतलब होता है एक ऐसी तस्तरी, एक ऐसी तस्तरी जो संपूर्ण सांचे का निर्माण करे। मैं समझाता हूं। एक ऐसी तस्तरी जो संपूर्ण सांचे का निर्माण करे, इसको हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादिता कहते हैं। कैसे? देखो बेटा, समझो। जैसे मान लीजिए कि रूढ़िवादिता का सीधे सीधे मतलब ये होता है, आप व्यवहारिक रूप में इसको समझने की कोशिश करिए। रूढ़िवादिता का सीधे सीधे अर्थ ये होता है कि हम किसी के बारे में जरूरत से ज्यादा चीजों को सामान्यीकृत कर दें। मतलब हम अप्रत्यक्ष अनुमान लगा लें। जैसे सपोज करो बुंदेलखंड का कोई एक व्यक्ति आपको मिले और बुंदेलखंड का कोई एक व्यक्ति आपको बिल्कुल दुबला पतला मिला, ठीक है, और वो किसी ऐसे क्षेत्र में है जहां पे पानी की बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो आपके दिमाग में एक परसेप्शन सेट हो गया क्या, कि बुंदेलखंड के लोग बहुत कमजोर होते हैं, वो भूख से परेशान है और उनके यहाँ पीने के लिए पानी नहीं। अब जब आप किसी व्यक्ति से बुंदेलखंडी के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उससे कह रहे हैं
यार बुंदेलखंड के लोग जो होते हैं ना, वो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा है। इसका मतलब है वो व्यक्ति जो मिला था वो एक तस्तरी के रूप में था। वो व्यक्ति जो आपको मिला था वो किस रूप में था बेटा? वो व्यक्ति जो आपको मिला था वो एक तस्तरी के रूप में था, और उसने क्या किया, आपके दिमाग में पूरे सांचे का निर्माण कर दिया। मतलब एक व्यक्ति से आपने पूरे बुंदेलखंड की जनसंख्या जो है, उस पूरे बुंदेलखंड की जनसंख्या की व्याख्या कर दी। इसमें आपका अप्रत्यक्ष जो मत होता है, अप्रत्यक्ष मत बहुत प्रभावी होता है। क्लियर है ना? कि एक एक व्यक्ति मिला और हमने सबका सामान्यकरण उस हिसाब से कर दिया। अरे बुंदेलखंड में हम जैसे हट्टे कट्टे लोग भी पाए जाते हैं, जिनके घर में खाना है, पानी है। तो कभी कोई व्यक्ति अगर ऐसे मिला, जैसे दक्षिण भारत का एक व्यक्ति आपके यहाँ घूमने आया और उसने बहुत सारा सोना धारण किया हुआ था, गोल्ड पहना हुआ था, और आपके मन में एक परसेप्शन हो गया कि साउथ इंडिया के लोग बहुत गोल्ड पहनते हैं। तो फिर आपने एक परसेप्शन बना लिया कि भाई साउथ इंडिया के लोग तो बहुत रिच हैं, वो तो बहुत सोना पहनते हैं। क्लियर? तो जब हम तथ्यों का सामान्यीकरण करने लगते हैं, सामान्यीकरण का मतलब है जनरलाइज करने लगते हैं, जैसे एक व्यक्ति से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उसको हम पूरी जमात पे जनरलाइज करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए जब आपने कोरोना फैल रहा था तो तबलीगी जमात का एक व्यक्ति मिला, तबलीगी जमात के व्यक्ति ने कोविड फैलाने में अहम भूमिका निभाई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीवी रिपोर्टर्स ने कहा, बहुत सारी चीजों ने कहा। उसके बाद एक परसेप्शन क्या बन गया कि जो एक समुदाय विशेष था, उस समुदाय विशेष को कोरोना का वाहक माना जाने लगा। मतलब अगर मुसलमान समुदाय का कोई भी व्यक्ति है तो थोड़े दिन के लिए माहौल इतना नेगेटिव हो गया, तो तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने हो सकता है वास्तव में गलती की हो, यहां तक तो सही था, लेकिन आपकी रूढ़िवादिता कहां तक चली गई कि उस प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे, है ना, या उस समुदाय के जितने भी लोग थे, उनको आपने क्या मान लिया? उनको आपने मान लिया कि ये सभी लोग कोरोना को क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और हमारे मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार उस समुदाय को लेकर आ गए। इसी को कहते हैं हम रूढ़िवादिता। हम अप्रत्यक्ष मत के आधार पर जब किसी के विषय में हद से ज्यादा निर्णय कर लेते हैं या अपने परसेप्शन दिमाग में सेट कर लेते हैं, तो हमारे शोध पर हमारी रूढ़िवादिता हावी होने लगती है, और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम उस मत को क्या करते हैं, मान लेते हैं। जैसे लड़कियां लड़कों से कमजोर होती हैं, हमारे मन में एक रूढ़िवादिता है, ठीक है, पुरुष प्रधान समाज है, तो हमने इस प्रधानता को अपने मन में बसा लिया है, स्टीरियोटाइप है ना, कि लड़कियां कमजोर होती है। अब आपके मन में रूढ़िवादिता, ये लैंगिक भेद की रूढ़िवादिता जो आपके मन में घर कर गई है। आपके मन में है कि आपकी बहन ये नहीं कर सकती, भाई ये कर सकता है, हम ये कर सकते हैं, वो ये कर, दैट्स ये जैसे आपके मन में एक रूढ़िवादिता है कि घर का काम केवल महिलाएं ही करेंगी, है ना, तो रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप है, चला आ रहा है। ठीक है, आप उसको मानसिक दृढ़ता को तोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका सिंपल सी बात यह है कि रूढ़िवादिता का मतलब यह है कि जब हम अप्रत्यक्ष मत के आधार पर हम चीजों को सामान्यीकृत कर दें पूरी जमात के बारे में, तो हम क्या होते हैं, हम उस मामले में रूढ़िवादी होते हैं। जब हम शोध को लिखते हैं, क्योंकि शोध को भी एक व्यक्ति ही लिखता है, और जब शोध को एक व्यक्ति लिख रहा है तो उसकी रूढ़िवादिता उस शोध को प्रभावित जरूर करेगी। इसलिए शोध में जो अनुसंधानकर्ता होता है, उस अनुसंधानकर्ता को बहुत बैलेंस व्यक्तित्व के हिसाब से खोजा जाता है। जब गवर्नमेंट अपने अनुसंधानकर्ता को खोजती है तो वो देखती है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड्स पुराने अनुसंधान में कैसा रहा, उसने जो रिसर्च पेपर सबमिट किए उस रिसर्च पेपर पर जो रिपोर्ट है वो कैसी है, और उसके अनुसार पे फिर अपने अनुसंधानकर्ता को गवर्नमेंट क्या करती है, खोजती है। क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो रूढ़िवादिता में बदल जाती हैं। जैसे सपोज करिए कि सीसेट देने वाले जितने भी परीक्षार्थी थे जो हिंदी भाषी थे, जो सीसेट का जब आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ उसमें मैथ और रीजनिंग आया और इंग्लिश आया, तो सीसेट देने वाले जितने भी परीक्षार्थी थे उनके मन में एक रूढ़िवादिता बन गई कि अंग्रेजी माध्यम के लोग इसको ज्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमारे मन में रूढ़िवादिता बन गई कि हमें गणित आती ही नहीं है, हमें रीजनिंग आती ही नहीं है, हमें इंग्लिश आती है, विषय सब है ना। फिर एक रूढ़िवादिता समान रूप से बन गई कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार का बच्चा है
वो हिंदी माध्यम में गणित और अंग्रेजी को कम जानता है, इसलिए सीसेट को क्वालिफाइंग करना चाहिए। तो इस तरीके की जो रूढ़िवादिताएं हैं, है ना, इस तरीके की जो रूढ़िवादिताएं हैं, वो रूढ़िवादिताएं आपकी आगे कंटिन्यू करती हैं। तो जो रूढ़िवादिता है, स्टीरियोटाइप, एक ऐसी तस्तरी जो पूरे सांचे का निर्माण कर दे, ये भी आपके सोच को प्रभावित करती है। क्लियर है बाकी बात? हाँ हाँ, अभी क्लियर है आपसे? हाँ ठीक। तो अब ये जो 3 कारक थे, ये रूढ़िवादिता को बेटा प्रभावित करते हैं। अब हाँ, अब आज आपको इस टॉपिक के नोट्स दे देंगे। कल और परसों मेरी क्लास नहीं होगी, सोमवार से मेरी विधिवत क्लास होगी, ठीक है। और जो है कल आपकी शायद कोई भी क्लास नहीं होगी क्योंकि परसों टेट का पेपर है, ठीक है। जैसा भी होगा आपको संदेश द्वारा सूचित किया जाएगा बेटा। इससे ज्यादा आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं बहुत मजबूरी में आज आपको पढ़ाने आया हूँ। 2 दिन के विश्राम के बाद मैं फिर सोमवार को पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ जुड़ूंगा और आगे से कोई भी टॉपिक जब प्रारंभ होने वाला होगा, हम उसका नोट्स पहले आपको भेजेंगे, फिर टॉपिक को प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आज बेटा मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी। आज जब आपको नोट्स मिल जाएंगे तो आप नोट्स को अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा। उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे, उन डाउट्स को आप एक पेन पेपर पर लिख कर रखिएगा। मंडे को सबसे पहले मैं आपके डाउट लूंगा। जब आपके इस टॉपिक के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तब मैं आगे फिर अगले टॉपिक को शुरू करूंगा। क्लियर है? हाँ, थैंक यू सो मच। आज मेरी तरफ से इतना। लव यू ऑल, नमस्कार।